पढ़े आज वो है चैप्टर 10 बिगनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। अब इसमें जो पहला टॉपिक हम कर रहे हैं वो है फैक्टर्स इन द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। इंडिया के जो नेशनलिज्म की राइज थी या जो ग्रोथ थी, अगर उसको ट्रेडिशनल तौर पे एक्सप्लेन किया जाए इन टर्म्स में, तो हम कह सकते हैं कि इंडियन रिस्पॉन्स था एक जो बढ़ावा दिया गया ब्रिटिश राज के थ्रू, जो उन्होंने नई नई क्रिएशंस करी, खासतौर से नए इंस्टीट्यूशंस खोले, रिसोर्सेज वगैरह जो थे, उसके कारण जो है ये एक इंडियन रिस्पॉन्स था और उसी से इंडियन नेशनलिज्म की राइज और ग्रोथ हुई। लेकिन इंडियन नेशनलिज्म जो ग्रो करा, ये पार्टली जो है एक रिजल्ट था कॉलोनियल पॉलिसीज का, उसके कारण ग्रो किया, और जो रिएक्शन हुआ कॉलोनियल पॉलिसीज के प्रति, उसके कारण जो है इंडियन नेशनलिज्म का ग्रोथ हुई। हम इसको मान सकते हैं कि इंडियन नेशनलिज्म जो है वो एक कहीं ना कहीं प्रोडक्ट है मिक्स फैक्टर्स का। अब मिक्स फैक्टर्स में कौन कौन से थे कि जो वर्ल्ड वाइज एक राइजिंग हो रही थी कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म की, एक राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जिसकी शुरुआत हुई फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, इंडियन रेनेसां, ऑफशूट जो मॉडर्नाइजेशन की थी जिसको स्टार्ट किया ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर, और जो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन रहा ब्रिटिश की इंपीरियल पॉलिसीज जो थी इंडिया के अंदर, उसके कारण जो है इंडियन नेशनलिज्म की ग्रोथ। और रीकैप, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इन इंडियन एंड कॉलोनियल इंटरेस्ट। हम जो एक समझ आई विरोध की इंडियन और कॉलोनियल इंटरेस्ट में, जो लोग थे अब उन्हें इस बात का एहसास हो रहा था कि जो कॉलोनियल रूल है यही मेजर कॉज है इंडिया की इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का, और जो इंडियंस हैं उनका जो इंटरेस्ट है उसमें इन्वॉल्व है इंटरेस्ट हर एक सेक्शन ऑफ क्लासेस का, पीजेंट, आर्टिसंस, हैंडीक्राफ्टमैन, वर्कर, इंटेलेक्चुअल, एजुकेटेड, कैपिटलिस्ट, सबके सब जितने भी सेक्शंस हैं क्लासेस इंडियन के, उन सब का इंटरेस्ट जो है इनमें इन्वॉल्व है। तो नेशनल मूवमेंट जो उठा वो बेसिकली एक तरह से चैलेंज था इन कॉन्ट्रडिक्शंस के खिलाफ, जो कि आइदर कैरेक्टर में या पॉलिसीज में दिखती थी कॉलोनियल पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री। जो ब्रिटिश रूल था इंडिया के अंदर या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो फैला हुआ कहाँ था? नॉर्थ में हिमालय से लेके साउथ में केप कैमोरिन तक, ईस्ट में असम से लेके वेस्ट में खैबर पास तक। अब पहले जो हमारा इतिहास रहा उसमें हम जानते थे कि जो बड़े बड़े एरियाज थे इंडिया के, वो एक सिंगल रूल के अंडर आ गए थे। जब मौर्यस का शासन था, मुगल्स का बाद में हुआ, उनके अंडर। लेकिन जो ब्रिटिश रूल आया उनने इनसे भी बड़ा जो है एक लार्जर स्टेट क्रिएट किया जो एक सिंगल रूल के अंडर था। कुछ इंडियन प्रोविंसेस ऐसे थे जो डायरेक्टली अंडर ब्रिटिश रूल थे, और कुछ प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जो इनडायरेक्ट तौर पे ब्रिटिश रूल के अंडर थे। तो ब्रिटिश स्वॉर्ड ने एक तरीके से पॉलिटिकल यूनिटी इंडिया के अंदर ला दी थी। दूसरा, जैसे प्रोफेशनल सिविल सर्विस हो गई, यूनिफाइड जुडिशरी हो गई, कोडिफाइड सिविल और क्रिमिनल लॉज हो गई, ये सब ने एक नई डायमेंशन दी पॉलिटिकल यूनिटी को। जैसे कि कल्चरल यूनिटी थी हमारे कंट्री की, जो कि सदियों से ऐसी होती आ रही थी। फिर जो डेवलपमेंट हुआ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का, जैसे रेलवेज, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीग्राफ, ये सब क्यों हुए? क्योंकि जरूरत थी किस चीज के लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस के लिए, का जो कंसिडरेशन है मिलिट्री डिफेंस का उसके लिए, इकोनॉमिक पेनिट्रेशन करने के लिए, और कमर्शियल तौर पे एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए। ये सारी की सारी चीजें ब्रिटिश इंटरेस्ट की थी, और शायद इन्हीं को हम ड्राइविंग फोर्स मान सकते हैं, तभी इन चीजों का डेवलपमेंट हुआ। वहीं नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस यूनिफिकेशन के टू फोल्ड इफेक्ट्स हैं। पहला, इकोनॉमिक फेट जो लोगों की थी अलग अलग रीजन्स में वो जुड़ गई। जैसे अगर एक रीजन में क्रॉप का फेलियर हो जाता है तो जो दूसरा रीजन है वो खास तौर से इफेक्ट होगा प्राइस और सप्लाई को लेकर। दूसरा क्या था कि जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आए, उससे लोग खास तौर से जो लीडर्स थे अलग अलग रीजन्स के, वो साथ आ गए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी? पॉलिटिकल आइडियाज एक्सचेंज हो पा रहे थे, मोबिलाइजेशन में इजी हो गई, और जो पब्लिक ओपिनियन है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर, उसको भी ऑर्गेनाइज करने में आसानी हो गई। रीकैप, जो इंट्रोडक्शन हुआ मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन का, उससे क्या हुआ? कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिली जिससे कि हम लोगों ने भी मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज को अपनाया। इससे क्या हुआ? एक नई दिशा मिली इंडियन पॉलिटिकल थिंकिंग। जो इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन था वो रूलर्स ने कंसीव ही इसीलिए किया क्योंकि उसमें उनका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट था, ताकि वो एक एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट तरीके से चला सके। यूरोपियन राइटर्स जिनके लिबरल और रेडिकल विचार थे, जैसे मिल्टन, शेले, जॉन स्टुअर्ट मिल, रूसो, पेनी, स्पेंसर और वोल्टायर,
इन लोगों ने काफी मदद करी इंडियंस को अपनाने में ये जो मॉडर्न, रेशनल, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और नेशनलिस्ट आइडियाज थे इनको। इंग्लिश लैंग्वेज की मदद से जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, खास तौर से जो अलग अलग भाषा वाले क्षेत्रों को बिलोंग करते थे, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए। जो पढ़ा लिखा आदमी था, यानी कि जो एजुकेटेड के बीच की अगर बात करें तो उसमें जो लिबरल प्रोफेशंस होते हैं, डॉक्टर, लॉयर वगैरह टाइप के, उसको पढ़ने के लिए जिन्होंने उसको चुना वो लोग इंग्लैंड गए हायर एजुकेशन के लिए, और वहाँ उन्होंने देखा कि कैसे वर्किंग होती है मॉडर्न पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के एक फ्री कंट्री के अंदर। फिर उन्होंने कंपैरिजन किया अपने जो सिस्टम इंडियन सिचुएशन में है उसके साथ, तो लगा उन्हें कि यहाँ तो बेसिक राइट भी जो है सिटीजन्स को नहीं दी जा रही है। तो ये जो एक बढ़ता हुआ इंग्लिश एजुकेटेड क्लास था, इसने एक मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया को फॉर्म कर दिया, जो कि मेन सेंटर बना नई राइजिंग पॉलिटिकल अनरेस्ट। और यही मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया जो है इसने प्रोवाइड करी लीडरशिप इंडियन पॉलिटिकल एसोसिएशन। रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में जो इंडिया के द्वारा ओन किए गए इंग्लिश और वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स थे, उनकी बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लग गई, जबकि बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे थे प्रेस के ऊपर कॉलोनियल रूलर्स के द्वारा समय समय पर। 1877 में 169 न्यूज़पेपर्स पब्लिश करे जा रहे थे वर्नाकुलर लैंग्वेज में, और इनका सर्कुलेशन लगभग 1 लाख के करीब तक पहुंच चुका था। प्रेस जो है जहां एक तरफ ऑफिशियल पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करती थी, वहीं लोगों से अर्ज करती थी कि तुम यूनाइट हो जाओ, एक हो जाओ, और साथ ही साथ स्प्रेड करने की कोशिश कर रही थी जो मॉडर्न आइडियाज सेल्फ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, सिविल राइट्स या इंडस्ट्रियलाइजेशन से संबंधित थे। दूसरी तरफ जो न्यूज़पेपर, जर्नल्स, पैम्फलेट्स, नेशनलिस्ट लिटरेचर्स, इनने भी काफी मदद करी एक्सचेंज करने में पॉलिटिकल आइडियाज को जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे अलग अलग रीजन्स के उनके बीच। रिकैप, रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट, जो हिस्टोरिकल रिसर्चेस करी गई यूरोपियन स्कॉलर्स और इंडियन स्कॉलर्स के द्वारा। यूरोपियन स्कॉलर्स में थे मैक्स मिलर, मोनिया विलियम्स, रॉथेन सेसून। वहीं पर इंडियन स्कॉलर्स में थे आर.जी. भंडारकर, आर.एल. मित्रा, स्वामी विवेकानंद। इन लोगों ने बिल्कुल ही नई पिक्चर इंडियन पास्ट की क्रिएट करी। अब इसको कैरेक्टराइज कैसे किया जा सकता था कि वेल डेवलप्ड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, फ्लरिशिंग ट्रेड है बाहर की दुनिया के साथ, जो रिच हेरिटेज है आर्ट और कल्चर की, न्यूमरस सिटीज की। तो ये जो थ्योरी रखी गई यूरोपियन स्कॉलर्स के द्वारा, इससे क्या थ्योरी इन्होंने सामने रखी कि जो इंडो आर्यंस हैं वो बिलोंग करते हैं सेम एथनिक ग्रुप को जैसे बाकी और नेशन यूरोपियन उसके जो इवॉल्व हुए हैं। इससे क्या हुआ, एक साइकोलॉजिकल तौर पे बूस्ट मिला एजुकेटेड इंडियंस को। उनने गेन करी एक सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस कि जो कि आगे बताती थी कि कॉलोनियल मिथ था कि इंडिया का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है कि वो हमेशा बाहरी लोगों की एक तरह से सर्विस ही करता रहा है। जो प्रोग्रेसिव कैरेक्टर था, क्योंकि हम लोग जो रिफॉर्म मूवमेंट्स है उनके बारे में पहले ही काफी पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली ये जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स थे, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने रिमूव करने की करी कोशिश जो सोशल इवल्स हैं उनको, खास तौर से ऐसे सोशल इवल्स जो इंडियन सोसाइटी को बांट रहे हैं। तो रिफॉर्म मूवमेंट्स का जो असर था वो ये था कि अलग अलग सेक्शंस जो है वो पास में आ गए। तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म जो इंडिया में हो रही थी, राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंस का। जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, साथ साथ जो उसके इकोनॉमिक इनोवेशंस थे, उसने जन्म दिया, उसने राइज दिया एक नई अर्बन मिडिल क्लास को, खास तौर से टाउन्स में। पर्सिवल स्पीयर का मानना है कि ये जो नई मिडिल क्लास थी, ये बहुत ही वेल इंटीग्रेटेड ऑल इंडिया क्लास थी। इसकी बैकग्राउंड जो है फर्क हो सकती है, लेकिन फोरग्राउंड बिल्कुल कॉमन था, विचारों को लेकर, ज्ञान को लेकर और वैल्यूज जो है उनको लेकर। ये माइनॉरिटी हो सकती है इंडियन सोसाइटी की, पर ये डायनामिक माइनॉरिटी थी जिसमें एक सेंस था यूनिटी, पर्पस और होप का। एजुकेटेड क्लास जो थी, यानी कि ये जो पढ़ी लिखी क्लास थी, क्यों ये इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट थी, क्यों इसकी नई पोजीशन और जो इसके क्लोज रिलेशन थे रूलिंग क्लास के साथ, वो इसको फोरफ्रंट पर ले आई। ज्यादातर जो लीडरशिप थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो हर स्टेज पर ग्रोथ की, उनको जो एक लीडरशिप दी गई वो इसी क्लास के द्वारा प्रोवाइड करी गई है। कि जो इम्पैक्ट, असर क्या पड़ा जो कॉन्टेम्परेरी मूवमेंट्स चल रहे थे वर्ल्ड में उस टाइम पे, मतलब उस समय ही जो मूवमेंट्स और चल रहे थे उनका क्या असर पड़ा। तो बहुत सारे नेशंस जो है उनका राइज हुआ
जब बर्बाद हो गए स्पेनिश और पोर्तुगीज एम्पायर साउथ अमेरिका में। इसी तरीके से जो नेशनल लिबरेशन मूवमेंट चल रहा था ग्रीस और इटली का इन जनरल कहा जाए, और खास तौर से आयरलैंड का, इन्होंने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया जो नेशनल स्ट्रैंड्स थे उन। रिकैप: रिएक्शनरी पॉलिसीज एंड रेशियल एरोगेंस ऑफ रूलर्स। जो रेशियल मिथ था एक व्हाइट सुपीरियरिटी को लेकर, ये ब्रिटिशर्स के द्वारा इसलिए और ज्यादा बढ़ाया गया था क्योंकि उनकी एक पॉलिसी थी डिस्क्रिमिनेशन और सेग्रीगेशन की, इसीलिए इस चीज को बहुत ज्यादा परपिचुएट कर रहे थे। इंडियंस इससे काफी ज्यादा हर्ट हुए। लिप्टन की रिएक्शनरी पॉलिसीज जो आई, जिसमें उन्होंने मैक्सिमम एज लिमिट जो आईसीएस एग्जामिनेशन की थी उसे अब 21 साल से कम करके 19 साल कर दिया 1876 में। जब पूरा कंट्री जो है अकाल से जूझ रहा था, तो वहीं पे ग्रैंड दिल्ली दरबार हुआ 1877 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लाए 1878 में, और आर्म्स एक्ट जो हुआ 1878 में। इससे क्या हुआ, जो इंडियंस थे उनका बहुत ज्यादा एक जो गुस्सा था वो फूट पड़ा। फिर आई इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। लॉर्ड रिपन ने सोचा कि क्यों ना जो जुडिशियल डिस्क्रिमिनेशन है उसे खत्म कर दिया जाए, जो खास तौर से रेस डिस्टिंक्शंस पर आधारित है, और इंडियन मेंबर्स को वही चीजें दी जाए सिविल सर्विसेज में, सेम पावर्स और राइट्स जैसे कि उनके जो यूरोपियन कलीग्स हैं वो एंजॉय करते हैं। लेकिन रिपन को अपने बिल को मॉडिफाई करना पड़ा क्योंकि यूरोपियन कम्युनिटी ने बहुत ज्यादा स्टिफ ऑपोजिशन किया। इससे एक बात जो नेशनलिस्ट थे उनको बहुत क्लियर साबित हो गई कि जस्टिस और फेयर प्ले कहीं पर भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता जहां यूरोपियन कम्युनिटी के खुद के इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। वहां आपको ना तो जस्टिस मिलेगी, ना ही वहां फेयर प्ले होगा। और एक चीज उन्होंने और जो सीखी वो ये थी कि अगर अपनी कुछ मांगे हैं, कुछ आपकी डिमांड्स हैं, अधिकार हैं, उसके लिए आपको विरोध करना पड़ेगा। तो ये चीज इन्होंने